तो अभी रिसेंटली हम लोग एक LTR सीरीज रिलीज किए थे जिसमें लास्ट टाइम रिवीजन बोलते हैं और 20 से 30 मिनट के अंदर हम लोग चैप्टर खत्म कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स खत्म किया, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म किया और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे। और मैं इन 7 या 8 दिनों में ऐसे 7 या 8 चैप्टर को पढ़ाऊंगा जहां से 25 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, यानी कि आपके 100 मार्क कवर हो जाएंगे। तो ये अगर 7 चैप्टर आपने कर लिया तो आपके फिजिक्स में नीट में 100 मार्क आना ही आना है, कोई आपको नहीं रोक सकता। और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले हम लोग एक बार LTR के थ्रू इसको रिवाइज कर लेंगे हर दिन थोड़ा बहुत 20-30 मिनट में, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो PYQ आए हुए हैं वो सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और एक सेशन करेंगे, शायद हम लोग लाइव करेंगे वो चीजें। तो देखते हैं, वो सुविधा के ऊपर है कि कैसे कर पाएंगे। और चलिए आज का हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि करंट इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये Q मतलब चार्ज है, यानी कि चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो I इंस्टेंटेनियस क्या होता है, dq by dt, और I एवरेज होता है del q by del t। अब आप सबको पता है कि जो इंस्टेंटेनियस होता है वो डिफरेंशिएशन से निकलता है और जो एवरेज होता है वो डेल लेके निकलता है, यानी कि डिफरेंस लेके निकलता है, क्योंकि इसमें एक टाइम इंटरवल कुछ होता है, यानी कि t1 इक्वल्स टू 1 सेकंड से t2 इक्वल्स टू 5 सेकंड मान लो, तो कुछ टाइम इंटरवल रहता है। लेकिन जब हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो टाइम का कोई इंटरवल नहीं रहता, बस एक ही टाइम पे आपको निकालना रहता है, यानी कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम में निकालना रहता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के दो फार्मूला हो गए, क्या क्या, dq by dt और एक del q by del t। अब हो गया ये बात। अब चलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी में। ये क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सेम चीज है, बस देखिए यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, यहाँ पे करंट फ्लोइंग है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये फ्लो ऑफ चार्ज है और ये फ्लो ऑफ करंट है, लेकिन ये पर यूनिट एरिया है, यानी कि I by A होना चाहिए। तो J को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, I by A। और हम लोग I को लिख सकते हैं J डॉट A, मतलब डॉट प्रोडक्ट है ये करंट डेंसिटी और एरिया का, इसीलिए I एक स्केलर क्वांटिटी है, I वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, क्योंकि I के पास डायरेक्शन तो होता है लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, जिस वजह से इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो इसको हम लोग J cos थीटा लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसका एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, वो पहले आपको मैं सुना देता हूं। तो जब इसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो रैंडम होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं इधर भाग रहा है कहीं उधर भाग रहा है, जिसकी वजह से इन लोग का नेट मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है और कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता है कंडक्टर के अंदर। लेकिन जैसे ही हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने शुरू करते हैं। ड्रिफ्ट माने घसीटने शुरू करते हैं और एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, और कभी कभी वो टकराते भी हैं, किसी पॉजिटिव आयन के साथ भी टकराते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन के साथ भी टकराता है। तो दो टकराने के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि ये जो टकराए हैं इनके बीच में जो टाइम होता है उसको टाउ कहते हैं, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और वो फॉर्मूला में आपको अभी दिखने के लिए मिलेगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, E टाउ बाय m इंटू ई। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये आपका रिलैक्सेशन टाइम हो गया। तो VD को हम लोग करंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू NEA भी लिख सकते हैं। और म्यू यानी कि मोबिलिटी होता है, इसका मतलब होता है मोबिलिटी, इसको हम लोग VD बाय E भी लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कहता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मतलब कुछ प्रॉपर्टी आपकी कांस्टेंट हो, तब जाके ये लॉ वेरिड होता है, जिसमें हम लोग फॉर्मूला जब डिराइव करते हैं I इक्वल्स टू V बाय R आता है। और हम लोग यहाँ पे R को रेजिस्टेंस बोलते हैं और ये कांस्टेंट होता है जो कि ओम्स लॉ में आता है। और डिपेंड किसमें करता है, ये लेंथ और एरिया में करता है। और ये रो जो होता है ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो मटेरियल चेंज होने से रो चेंज होता है, रो चेंज होने से आपका R भी चेंज होता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे और कैसे कैसे आपको याद रखना है। तो चलिए फॉर्मूला की ऐसे की तैसे करते हैं। सबसे पहले हमको कंडक्टिविटी याद रखना है, ये एक बस आप याद रख लो, बाकी सब मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। एक क्या याद रखना है, n स्क्वायर टाउ बाय m। आपको याद रखना है सिग्मा इज इक्वल्स टू n स्क्वायर टाउ बाय m, मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू n स्क्वायर टाउ बाय m, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं रो में। रो का क्या वैल्यू होता है, रो का वैल्यू होता है 1 बाय सिग्मा, तो इसको उल्टा देना है m बाय n स्क्वायर टाउ। फिर आप आते हैं R क्या होता है, रो L बाय A। रो का आपका फॉर्मूला मिल गया, L इंटू L बाय A को आप मल्टीप्लाई कर दो, सीधी बात। फिर आप आ जाते हैं V इक्वल्स टू IR। यहाँ पे आपको R तो मिला हुआ है, बस I को मल्टीप्लाई करना है। J आपका सिग्मा इंटू E है और सिग्मा आपको पता है, तो E आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये तो आपको यहाँ पे मैंने बता ही दिया था ऊपर, ठीक है। तो ये आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, ये 70% फॉर्मूला इसको मान सकते हैं हम लोग, और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। फिर चलते हैं हम लोग वेरिएशन को समझते हैं, लेंथ और
आपके एरिया में जो जो वेरिएशन आते हैं, मतलब रेडियस में, सॉरी रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस में, वो सारे को समझते हैं। अगर हम किसी वायर को नॉर्मली ऐसे कट करते हैं, यानी कि दो एंड में हम लोग कट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, यानी कि उसका जो एरिया हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि ऐसा था वायर, उसका ये जो एरिया था ए अभी भी ए ही रहे, बस दो कट में ये डिवाइड हो गया है। लेकिन जब वायर को हम लोग स्ट्रेच करते हैं, यानी कि इस वायर को अगर स्ट्रेच करके हम लोग अगर इसको कुछ ऐसा लंबा कर देंगे, तो इसका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा और लेंथ भी चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से, लेकिन यहाँ पे जो एल और ए था, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम था ए इंटू एल होता है वॉल्यूम, वो यहाँ पे भी सेम ही रहने वाला है, A2 इंटू L2, ये A1 इंटू L1 लिख देते हैं, तो ये सेम चीज रहने वाला, उसको हम लोग डिराइव करके निकालते हैं, तो निकलता क्या है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आपका आता है। तो स्मॉल चेंजेस मतलब मतलब 5% से कम के लिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 2 डेल्टा एल बाई एल। तो ये फॉर्मूला सारे आपको याद रखने हैं। फिर चलते हैं एरिया के साथ, मतलब जो वेरिएशन होता है वो देखते हैं। अब एरिया क्या होता है, अब ये है एरिया, इसको हमने चेंज करके मोटा कर दिया, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा। इसमें एरिया इंक्रीज डिक्रीज है, लेकिन एल हमने चेंज नहीं किया, मतलब इतना का लेंथ था, इतना का लेंथ ही रखे, बस हमने एरिया में चेंजेस किया। ठीक है, अब देखते हैं कि आर इक्वल्स टू 1 बाय ए, ये आपका मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसको हम लोग पाई आर स्क्वायर अगर लिखेंगे अगर कोई क्रॉस सेक्शन के लिए, तो आर स्क्वायर हो जाता है, ये पाई कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम लोग चलते हैं एरिया इक्वल्स, फिर मतलब एरिया को आपको इंक्रीज डिक्रीज होगा, तो आपका लेंथ भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल सेम है, लेकिन यहाँ पे एल को हम लोग चेंज कर रहे हैं, जब एल भी चेंज हो रहा होगा तब आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपके 1 बाय ए स्क्वायर से डिपेंड करेगा। और आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं एरिया को, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो पाई आर 4 हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये R4 से भी डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही आसान सी चीज है, यहाँ पे बस इतना चीज याद रखना है, जब नॉर्मली कट करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जब इसको स्ट्रेच करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाएगा, और जब वेरिएशन विद A में आ जाएगा तो A में ये दो वेरिएशन आपको याद रखने हैं। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे कंडक्टर में क्या होता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो आपको ये तीन चीज याद रखनी है। कंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और कितना बढ़ता है वो जानने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और सेम चीज आप रो के लिए भी लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू रो नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसको आप कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर की बात तो हमने कर ली, अब सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। अब मैं आपको इन तीनों का रीजन बताता हूं कि इसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी इसमें फ्री है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग रैंडम मूवमेंट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कॉलिजन होता है और बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस आ जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम फ्री होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, थोड़े बहुत नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी इलेक्ट्रॉन जैसे ही बढ़ेंगे वैसे करंट बढ़ेगा। और हमने मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ रखा था, जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जाते हैं तो करंट आपके बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही बड़े कैरियर होते हैं, इसलिए करंट आपके बढ़ जाते हैं इसमें सेमीकंडक्टर में। और सेम चीज आपके इंसुलेटर में भी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंसुलेटर में आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन थोड़े ऊपर चले जाएंगे, और वो लोग मतलब फिर आपका कंडक्ट कर पाएंगे आपका करंट को। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली आपको ऐड करना है, और पैरेलल में बस आपको 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस R3। अब इसको आप E के साथ मतलब कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम लोग E को भी देख लेंगे। E क्या होता है, EMF होता है, तो बाद में आपको बता दूंगा ये। ठीक है, अब इसमें एक ट्रिक है जो कि क्वेश्चन में आता है कभी कभी, तो एक ऐसा आपके पास क्यूब है जिसमें हर कॉर्नर में हर एक लाइन में एक आपको रेजिस्टेंस दिया गया है, तो पूछा जाएगा तो दो आसपास वाले कॉर्नर में कितना होगा आपका रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, तो आप लिखेंगे 7/12 R। और अगर पूछेगा कि फेस डायगोनल में कितना होगा आपका रेजिस्टेंस, तो आप लिखेंगे 3/R। और सेम चीज अगर बॉडी डायगोनल में पूछा हो तो 1/7 में पूछा तो बोलेंगे 5/6R। इसको आप 1/7 को 2/8 भी लिख सकते हैं, 4 and 6 भी लिख सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल से 4 होते हैं, फेस डायगोनल से 8 होते हैं, तो आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पे इसको चेंज करके इसको लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जो आएगा ये 3 आएगा। और इसको आप कैपेसिटेंस में जब आएगा ये क्वेश्चन, अगर कैपेसिटेंस में आता है तो इसको बस आपको 7/12 को 12/7 C कर देना है, बस इतना ही करना है। कैपेसिटेंस में आपको इसको उल्टा देना है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टाइप का चीज है, इसको आपको याद रखे रहना है। फिर आते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने दो रूल दिए थे, एक जंक्शन रूल था, एक लूप रूल। जंक्शन रूल क्या कहता है, आई जितना आया उतना आई जाएगा, यानी कि आई अगर आया है तो I1 I2 अगर गया है तो मिलके दोनों सेम ही होंगे। मतलब जितना पैसा आपके पास था, आपने सोचा 10 रुपए है तो 5 रुपए खर्चा किया, अब वो चीज आपका ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में खर्चा किया तो आपको पता चला कि 11 रुपए हो गए, ऐसे तो नहीं हो सकता, 10 ही होंगे। सेम चीज है, अगर आई आया है तो जितना गया है उतना ही आया होगा, वो चीज आपको याद रखनी है। फिर आता है पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का वो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा।
तो ये जो पोटेंशियल में इंक्रीज आया या फिर डिक्रीज कभी भी मतलब आता है सर्किट में, तो जो टोटल होगा उसका जीरो ही होगा। ठीक है, किरचॉफ लॉ यही कहता है और इसको आप लोग अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट माने ये अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये बैटरी अकेला पड़ा हुआ है और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है उसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? V प्लस IR होता है, लेकिन जब ओपन सर्किट होता है तब V के बराबर होता है, क्योंकि उस टाइम पे ये कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं देता है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ईएमएफ जब बड़ा होता है टर्मिनल डिफरेंस से कब होता है? जब आपका करंट वहां से खींचा जा रहा हो, यानी कि बैटरी से आप करंट खींच रहे हो, तब आपका ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, और उसका ये फॉर्मूला निकल के आता है। और ईएमएफ कब छोटा होता है? जब आप रिचार्ज कर रहे हो बैटरी को, तब आपका ईएमएफ छोटा होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, तब जाके यहाँ से ये फ्लो होता है और चार्जिंग होता है। ठीक है, अब अगर सेल के अंदर हम लोग देखेंगे तो सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और जहां पे करंट फ्लो होता है, इसी वजह से वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी इलेक्ट्रोलाइट आपको ऑफर करते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम पे जानते हैं और उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो किस किस में डिपेंड करता है? पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मान लो थोड़ा गाढ़ा पानी है और थोड़ा कम वाला पानी है, तो गाढ़ा पानी में आपको थोड़ा स्विम करने में दिक्कत है, क्योंकि वो थोड़ा जेली जेली टाइप का, जेली में आप स्विम नहीं कर पाओगे, लेकिन पानी में थोड़ा आराम स्विम कर पाओगे। तो वही चीज है, कंसंट्रेशन बढ़ने से आपकी R भी बढ़ेगी। फिर आते हैं हम लोग टेम्परेचर में। टेम्परेचर बढ़ाने से भी आपका R घटेगा। इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस होता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में फिर दिक्कत आएगी। ठीक है, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे आपको ट्रेवल करने में भी दिक्कत आती है। फिर आपका जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है? इमर्स सरफेस ऑफ एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन इमर्स है इलेक्ट्रोलाइट में, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड में इमर्स रहेगा उतना कम आपका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर पूरा ही डूब गया है तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट माने आपका रेजिस्टेंस जीरो होगा, जिसमें आपको Imax क्या मिलेगा? E/R, क्योंकि इसमें आपका ये R जो है ये जीरो हो जाएगा, तो बस इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ऑफर होगा, यहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब चलता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड R। ठीक है, इन तीनों के बीच में आपको रिलेशन भी निकालना है। तो पहले तो टोटल करंट क्या होता है? टोटल करंट टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस? दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो E/R प्लस R होगा। और ये आप यहाँ से ये फॉर्मूला जो होता है, मतलब ओम्स लॉ होता है, इन दोनों को जब आप कंबाइनली ये करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलता है, जो कि इन तीनों को रिलेशन ये आपको दर्शाता है, जहां से आप इन तीनों के रिलेशन को निकाल सकते हैं। और इस रिलेशन को आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ ई में। हम लोग जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ आर पढ़े थे वैसे ही ई है, सीरीज में तो सेम ही रहेगा, बस पहले में थोड़ा सा फर्क रहेगा कि यहाँ पे डिवाइड बाय R1 ये R2 ये सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। फिर ऐसे एक मिक्स टाइप के भी होते हैं, मतलब सीरीज और पैरेलल को मिक्स किया जाता है, तब आपको क्या होता है? आरनेट जो आता है NR/M आता है और NE। अब N और M क्या होता है? N होता है नंबर ऑफ ये सीरीज में कितने लगे हैं, और M क्या होता है? नंबर ये कितने पैरेलल में लगे हैं। और इसमें जो टोटल करंट होता है उसका फॉर्मूला होता है NE/R प्लस NR/M, क्योंकि आपका आरनेट जो ये आया था। अब बात आती है करंट मैक्सिमम कब होगा? जब आपका R NR/M होगा। ये कंडीशन को आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपोर्टेंट कंडीशन है, इसको याद रखना है। और सबसे पहली बात, इससे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक मतलब इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को छोड़ना तो बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं इन जो सीरीज और हमने पैरेलल जो पढ़ा था, इसमें मैक्सिमम आपके करंट कब कब आएंगे और मिनिमम कब कब आएंगे। तो पहली बात, सीरीज में जब R इज मतलब बहुत ही छोटा होगा NR से, तब आपका E/R आएगा, जो कि मिनिमम करंट है। फिर आपका R जब बड़ा होगा बहुत, मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बड़ा होगा आपका, तो NE/R आएगा। तो ये आपका जो N है ये मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये मैक्सिमम आपका आता है। यहाँ से आप ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे N फैक्टर ज्यादा है यहाँ से, तो ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। सेम चीज पैरेलल में भी होता है। क्या होता है? जब R MR से छोटा होता है, पैरेलल में क्या होता है? ऐसे M में लगता है और सीरीज में ऐसे N लगता है, इसलिए यहाँ पे NR और MR हम लोग डिनोट किए हैं। ठीक है, सेम चीज का वैल्यू आएगा, बस फर्क थोड़ा सा आएगा M और N में। तो यहाँ को दो चीज आपको याद रखनी है। फिर आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको आपको याद रखना है। और व्हीटस्टोन ब्रिज से बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। फिर इसके जो एप्लीकेशन आता है मीटर ब्रिज, पोटेंशियल मीटर तो वैसे हट गया है, मीटर ब्रिज लेकिन है, वो पढ़ना है। फिर गैल्वेनोमीटर, एमीटर, बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी रहती है, जो कि हम लोग आज के मतलब क्लास में नहीं करेंगे, वो हम लोग करेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल को एक क्लास में समराइज करेंगे, क्योंकि इस साल जो है प्रैक्टिकल सिलेबस ऐड हुआ है, तो इसको एक ही क्लास में जो कि 2 से 3 घंटे का रहेगा उसमें हम लोग पूरा ऐड कर देंगे, और जो भी 11 से 12 तक जितने प्रैक्टिकल है उन सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? ऐसे 4 आर्म होते हैं और PQRS ऐसे 4 रेजिस्टेंस होते हैं, जिसमें से एक रेजिस्टेंस अननोन होता है। मान लो S अननोन है, तो यहाँ से रिलेशन डिराइव होता है P/Q = R/S, तो एक पता नहीं भी होता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं।
और सबसे पहली बात, ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या होना चाहिए, ये जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो जीरो फ्लो होना चाहिए, तब जाके आपका व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ही एक कंडीशन वर्क होता है, तो बैलेंस पहले करना जरूरी है। तो IG इक्वल टू 0 होगा, तब जाके ये कंडीशन वर्क होगा। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई क्वेश्चन आएगा आपको, बस उसमें 4 रेजिस्टेंस दिए रहेंगे, 3 रेजिस्टेंस, उसमें से चौथा आपको निकालना रहेगा, ठीक है। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब चलते हैं हम लोग, सीधा चल लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहली बात तो पावर क्या होता है ये आपको याद रखना है। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि एनर्जी पर यूनिट टाइम आपका पावर होता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है V इक्वल्स टू P इक्वल्स टू VI, ये आपको याद रखनी है। फिर एक बात, जब करंट एंटर करता है हायर पोटेंशियल में, तब आपका जो सोर्स है वो लोड की जैसा काम करेगा, और जब I मतलब एंटर करेगा लोअर पोटेंशियल की ओर, तब आपका सोर्स की जैसे काम करेगा। यानी कि जो पावर है यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है और यहाँ पे जो पावर है वो सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं पावर कंज्यूम बाय रेजिस्टर। इसका एक फॉर्मूला होगा VI, जो कि अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे। फिर इसका और एक फॉर्मूला होता है I2R, फिर और एक होता है V2/R। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक बात होती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब भी मतलब बहुत टाइम के लिए हम लोग चलाते हैं किसी चीज को, तो थोड़ा वो हीट होने लगता है। जैसे आप लोग मतलब बहुत लोग गांव के होंगे, तो वो लोग रिलेट कर पाएंगे। गांव में पहले ना क्या होता था, कॉइल होता था जिसमें पहले खाना बनाया जाता था, तो कॉइल गर्म होता था। पहले लाइट ऑन करते थे, फिर बहुत टाइम छोड़ते थे, फिर जाके कॉइल गर्म होगा, फिर वहां से हीट निकलेगा, और फिर हम लोग वहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं। अभी अब इलेक्ट्रिकल केटल भी आता है, वो भी हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। गीजर भी जो होता है वो भी आपका हीटिंग इफेक्ट में काम करता है। यानी कुछ टाइम के बाद वो कॉइल जो होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा आपका चीज हीट होगा। रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, फिर आपका हीट जनरेट होगा वहां से। तो उसका क्या फॉर्मूला है, VIT I2RT V2/RT। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये तीनों फॉर्मूला बस आपको टाइम मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपका हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। जूल्स लॉ क्या होता है, जूल्स लॉ कहता है हीट इक्वल्स टू I2RT होता है। और जब आपका करंट वेरिएबल हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0 से T आप इंटीग्रेट करके I2R/dt इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब बात आती है 1 यूनिट। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो हमारे घर में 1 यूनिट का बिल आता है, 2 यूनिट का बिल आता है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। यूनिट होता है 1 kWh/hour। 1 किलो का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है, और आवर का कितना सेकंड होता है, 3600, तो वाट सेकंड हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपको 3.6 मेगाजूल आपको मिलेगा। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 3.6 मेगाजूल। आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बॉल्स। बहुत सारे बॉल को हमने सीरीज और पैरेलल में कंबाइन करते हैं। तो कोई नहीं, जैसे हमने रेजिस्टेंस को और EMF को पढ़ रखा था, उसका बस उल्टा ही होता है। इसमें बस आपको क्या करना है, 1/P टोटल इक्वल्स टू 1/P1 1/P2 1/P3। जब सीरीज में होगा, जब पैरेलल में होगा तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। और ये सेम चीज आपको कैपेसिटेंस में भी देखने को मिलता है। तो इसको अभी आप लोग आराम से कंप्लीट कर लो। बहुत ही मतलब अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत है। और इसमें बहुत सारी चीजें रिमूव हुआ है, जैसे कि कलर कोडिंग रिमूव हुआ है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियोमीटर रिमूव हुआ है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और थोड़ा बहुत जो प्रैक्टिकल इसका बचा हुआ है, प्रैक्टिकल फिजिक्स, वो हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल सेशन में। वहां हम लोग सारी चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है।